स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस में। मैं हिमांशु कश्यप। जैसे कि आप लोग जानते हैं, लगभग 10 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 11वीं क्लास है जिसमें हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन की इससे पहले 2 क्लासेस और हो चुकी हैं जिसमें हमने आपको बताया है परिवार और मित्र के बारे में, और दूसरे लेक्चर में मैंने बताया है पशु और पौधों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। तो भोजन के बारे में अच्छे से स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक बताएंगे। इसमें आपको हम भोजन के बारे में बताएंगे, उसको कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, साथ में जो मुख्य व्यंजन हमारे भारत में महत्वपूर्ण हैं वो बताएंगे आपको, और साथ में कुछ सब्जियों के बारे में, फसल के बारे में और झूम खेती के बारे में बताएंगे, और जंगल के बारे में बताएंगे। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, हमारा शिक्षा शास्त्र होगा, जहां हम आपको भोजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में लगभग आते रहते हैं। तो समय नहीं ख़राब करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम भोजन की। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, और सभी लोगों के खान पान क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। तो भोजन क्या होता है हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। बिना भोजन के हमारा शरीर जो होगा वो काम नहीं करेगा और हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। और अगर हम भोजन सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो भी रोगग्रस्त हो जाएगा और वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो जो हम बात करते हैं भोजन की, तो इसमें जो पोषक तत्व होते हैं, इससे हमें क्या मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, और हमारे जो बॉडी की सेल्स होती हैं और मांसपेशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी मरम्मत होती है। तो इस अध्ययन में हम बात करेंगे भोजन की। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम बात करेंगे भोजन के अवयव की। भाई दिख रहा होगा आपको, इसमें फैट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन है और कार्बोहाइड्रेट है। इसके बारे में आपको बात करने के लिए ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी स्तर पर इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं आता है, तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे हम। तो बात करते हैं हम प्रोटीन से। तो प्रोटीन क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, ये ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। साथ में इसमें नाइट्रोजन के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, है ना। अगर देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में, लगभग 72% मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 42% जो पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। उसके बाद बात होती है दालों की। तो सबसे ज़्यादा किसे पाया जाता है, मशरूम में, उसके बाद सोयाबीन में, उसके बाद पाया जाता है दालों में। तो देखा जाता है, भारत की बात करें हम, तो भारत में मुख्य जो स्रोत है हमारा प्रोटीन का, वो दालें ही हैं। यहाँ पे दालें ही ज़्यादा लोग खाते हैं। अगर बात करेंगे कि प्रोटीन और कहाँ कहाँ से मिलता है, तो अगर बात करते हैं प्रोटीन की, तो मांस हुआ, अंडा हुआ, पनीर हुआ, अंकुरित अनाज हुए, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है। इनसे हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। और इसकी कमी से हमें क्वाशियरकोर हो जाता है। भाई इसकी कमी से हमें क्या होता है, क्वाशियरकोर नामक रोग हो जाता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। और साथ में एक रोग और होता है जिसका नाम क्या है, मैरस्मस है। तो इसकी कमी से मैरस्मस भी हो जाता है। तो प्रोटीन कमी से क्वाशियरकोर के साथ साथ मैरस्मस हो जाता है। और अगर बात करते हैं एंजाइम की, तो एंजाइम जो होते हैं मेनली प्रोटीन के ही बने होते हैं, उनका कार्य भी प्रोटीन जैसा ही होता है। तो ये बात हुई प्रोटीन की। अब बात करते हैं किसकी, हम वसा की। तो जैसे हमने बात की थी, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संगठन से मिलकर बने होते हैं, वैसे ही वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिश्रण से बनी होती है। बस इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन नहीं होती है। नाइट्रोजन किस में होती है, सिर्फ प्रोटीन में होती है। अब बात करते हैं वसा की। तो वसा जो होती है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और सुडौलता प्रदान करती है। यह दूध में पाई जाती है, घी में पाई जाती है, मक्खन में और तेल में पाई जाती है। आगे बात करते हैं वसा की। तो लगभग 1 ग्राम वसा में हमें, अगर बात करते हैं वसा की, तो लगभग 1 ग्राम वसा में हमें 9.2 किलो कैलोरी उसमें हमें प्राप्त होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का बैंक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। आंवले के नियमित सेवन करने से मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये बात हुई वसा की। आगे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो भाई आपको नाम से जाहिर हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से, संगठन से मिलकर बने होते हैं। ये हमें त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब कहें इंस्टेंट एनर्जी हमको ये प्रदान करते हैं।
और कार्बोहाइड्रेट हमें गेहूं से, चावल से, मक्का से, बाजरा से, आलू, शकरकंद, शक्कर आदि से हमें प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं हम जल की। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में लगभग 65 to 70% जल पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करता है ना। तो ये बात होती है जल की। अब बात करते हैं हम विटामिन की। विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को काफ़ी कम होती है। ये हीनता जन्य रोगों से हमको बचाने में सहायक होते हैं। तो ये बात हुई विटामिन की, जिसकी खोज किसने की थी? फंग ने की थी। अगर हम बात करते हैं विटामिन की, तो विटामिन B1 जो होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि अगर हम दालों को धुलते हैं तो वहाँ से विटामिन B1 जो है वो नष्ट हो जाता है। अगर बात करते हैं विटामिन डी की, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन की बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। तो विटामिन डी को हम हार्मोन की संज्ञा देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और एक विटामिन और होता है विटामिन ए, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है या संचरित होता है, या फिर ये विटामिन ए जो होता है हमारे यकृत में भी पाया जाता है। तो ये बात हुई किसकी? विटामिन की। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा इतने डीप में आता भी नहीं है यहाँ पे। और आप जानते होंगे कि भारोत्तोलकों को अपने शरीर की मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, जानते होंगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला प्रश्न दिया गया, वही प्रश्न दिया गया है भाई, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियाँ और बॉडी मास बनाने के लिए आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जिसमें क्या हो भाई? जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। तो यहाँ पहला विकल्प क्या होगा हमारा? सही होगा। आगे बात करते हैं विटामिन की। हमने कहा था भाई विटामिन की आवश्यकता हमें कम होती है, और ये क्या करते हैं? हीनता जन्य रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा हमारा विकल्प, कि हीनता जन्य रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इनकी मात्रा हमें थोड़ी ही मात्रा में हमारे बड़े शरीर में इनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया गया है खाद्य संरक्षण। तो भाई ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो भाई हमें भोजन का संरक्षण करना है। तो देखिएगा पहला विकल्प क्या है? आलू और चिप्स। तो अगर हम आलू से चिप्स बनाएंगे तो चिप्स क्या होंगे? काफ़ी दिन तक चलेंगे, ये ख़राब जल्दी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये विकल्प क्या है? सही है। और दूसरा क्या है? दूध से पनीर। लेकिन दूध से पनीर बनाएंगे तो दूध का संरक्षण तो हो जाएगा, लेकिन पनीर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये गलत होगा यहाँ पे। अगला क्या है? सेब से जैम। सेब से जैम बनाते हैं तो जैम काफ़ी दिन तक चलता है, तो यहाँ पे भोजन का संरक्षण हो जाएगा अच्छे से। ऐसे ही कच्चे आम से अचार बनाएंगे तो वो भी काफ़ी दिन चलेगा, लेकिन यहाँ पर दूध से जो पनीर बन रहा है जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये क्या है? खास संरक्षण नहीं है। यहाँ पर बी वाला विकल्प क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है रीना है। रीना आम पसंद करती है और इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सा अच्छा तरीका होगा? हमने बताया था पहले भी क्वेश्चन में। वो क्या बनाएगी? ये आम पापड़ बना सकती है, या फिर क्या बना सकती है? अचार बना सकती है। तो यहाँ पे पहला विकल्प क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो पहला है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। सही हो सकता है भाई, क्योंकि सब्जियां पहले धुलते हैं बाद में काटते हैं। अगला है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। काटने के बाद नहीं धोते वरना विटामिन उसके साथ निकल जाएंगे, मतलब क्या रहेगा? अगला है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ये तो गलत हो गया भाई, धूप में नहीं रखते हैं। अगला क्या है? बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। ये भी गलत है। तो यहाँ पे पहला वाला ही सही होगा कि सब्जियों को हम पहले क्या करेंगे? धुलेंगे फिर हम काटेंगे। यहाँ 70 में हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये, बच्चे लगभग गड़बड़ करते हैं। तो दिया गया है निम्नलिखित समूहों में से उन समूहों को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके लिखे गए हैं। तरीके यानी कि ढंग, किस ढंग से हम खाने को पकाते हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है? उबाल कर, गूँथ कर और भून कर। तो भाई हम भून कर तो खाने को हम पकाते हैं, ठीक है, लेकिन गूँथ कर क्या खाना बनता है? गूँथ कर तो भाई आटा तैयार होता है, उसके बाद रोटियां बनती हैं ना। तो यहाँ पे ये विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे में क्या है? हम सेक कर, तो हमारे सेक कर क्या है? सेक कर पराठे बन जाते हैं, पूड़ियाँ बन जाती हैं, है ना। और लेकिन यहाँ पे बेल कर तो सिर्फ
खाना कच्चा ही रहेगा ना, उसको तलना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्या है, तलकर है, तलकर सही है, भूनकर सही है, लेकिन भिगोकर क्या वो तैयार होगा? भिगोकर भिगोना कोई तरीका नहीं है खाना बनाने का, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अंतिम विकल्प में देखिएगा, हम चीज़ों को सेक कर, तल कर और भून कर हम खाना तैयार करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे कि हम रोटियां सेकते हैं, पूरियों को तलते हैं और किसी चीज़ को भून कर भी हम तैयार करते हैं जिसको हम खाते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, बाकी विकल्प सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे दिया गया है मुख्य भोजन अव्यय। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे भारत की और भारत के आसपास के देशों की, जहाँ पर महत्वपूर्ण व्यंजनों की बात करेंगे जो काफ़ी फेमस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा यहाँ पर हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ आता नहीं है ज़्यादा इसमें से, जो दिए गए हैं यही सब आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा प्रश्न में। तो पहला क्या है, हांगकांग। तो भाई हम बात करते हैं हांगकांग की। तो हांगकांग में एक डिश का नाम है लिंग हू फेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिश है। ये जो डिश होती है सांप की बनी होती है। जो हांगकांग के लोग होते हैं सांप खाना काफ़ी पसंद करते हैं। जब उनका खाने का मन होता है तो वो पास की होटल में जाते हैं और लिंग हू फेन डिश को मंगाते हैं जो कि सांप की बनी होती है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला है कश्मीर। तो कश्मीर में भाई दो चीज़ काफ़ी फेमस हैं। पहला क्या है, सरसों के तेल में बनी मछली। तो भाई कश्मीर के जो लोग होते हैं वो मछली काफ़ी खाते हैं और वो बनी किससे होती है, सरसों के तेल की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सरसों को नोटिस कीजिएगा ना, गलत हो जाएगा। तो सरसों के तेल की बनी मछलियाँ खाते हैं। अब बात करते हैं रोटियों की, बेकरी की रोटियाँ। भाई जो कश्मीर के लोग होते हैं वो रोटियों को खुद नहीं बनाते हैं, पास की बेकरी से जाके रोटियां वहाँ से ले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर गली मोहल्ले में बेकरी पाई जाती है जहाँ से वो रोटियों को खरीद लेते हैं और साथ में खाते हैं। तो ये बात हुई कश्मीर की। आगे बात करते हैं हम गोवा की। भाई ध्यान रखिएगा, गोवा में हमने बताया कि नारियल के तेल में बनी मछली खाते हैं। कौन सी, समुद्र की मछली। भाई गोवा समुद्र के किनारे है तो यहाँ पे समुद्री मछली मिलती हैं और साथ में नारियल भी तो होगा ही, गोवा है ना, क्योंकि समुद्र के किनारे है तो गोवा में नारियल भी आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं, याद रखिएगा। लेकिन कश्मीर में क्या था, वो सरसों के तेल की बनी मछली थी। आगे बात करते हैं हम केरल की। तो केरल में दो चीज़ काफ़ी फेमस है, एक तो नारियल, एक क्या है, ट्रैपियोका। तो यहाँ पर करी में, नारियल की करी में ट्रैपियोका बना के लोग काफ़ी खाते हैं। अगर बात करते हैं हम यहाँ की, तो केरल के लोगों के आंगन में दो चीज़ पाई जाती है, एक तो नारियल, दूसरा ट्रैपियोका। जो नारियल होता है भाई ये ज़मीन के ऊपर पाया जाता है और ट्रैपियोका क्या होता है, ज़मीन के नीचे पाया जाता है। तो ये बात हुई केरल की। आगे बात करते हैं हम असम की। तो ध्यान दीजिएगा, असम के बारे में बात करते हैं। असम में बोरा और चेवा ये चावल की किस्म है, काफ़ी यहाँ पे फेमस है ना। होता क्या है, जब असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। अब बिहू त्यौहार क्या होता है, जब चावल की फसल कटती है तब वहाँ पे बिहू त्यौहार मनाया जाता है उसकी खुशी में। और वहाँ पे क्या होता है, बोरा और चेवा चावल काफ़ी खाया जाता है और ये चावल काफ़ी चिपचिपा होता है। तो ये बात होती है किसकी, असम की। अगर हम बात करते हैं बिहू की, तो बिहू के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। बिहू का त्यौहार कब मनाया जाता है, बिहू का त्यौहार जो होता है माघ के महीने में मनाया जाता है। माघ के महीने में 14 से 15 जनवरी के बीच में ये मनाया जाता है। अगर बात करेंगे हम असम के कैलेंडर की, तो असमिया कैलेंडर के अनुसार ये 10वें महीने में मनाया जाता है। और अगर बात करेंगे हिंदी कैलेंडर की, तो ये माघ की प्रथमा और द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये तो बात हो गई कब मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसके पहले दिन को हम बोलते हैं उरुका। उरुका क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, होली के एक दिन पहले मनाई जाती है छोटी होली, जहाँ पे क्या होता है, होलिका दहन होता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, असम में क्या होता है, जब बिहू होता है तो बिहू के एक दिन पहले मनाया जाता है उरुका। तो जैसे हम लोग यहाँ पे होलिका दहन कहते हैं, वैसे ये भी वहाँ पे दहन करते हैं। वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एक घर बनाते हैं जिसको बोलते हैं भेला घर।
क्या बोलते हैं, भेला घर जो छप्पर का घर होता है उसको बनाते हैं और जलाते हैं और चारों तरफ घूमते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चावल बनाते हैं, वही वाला अपना बोरा और चेवा का चावल बनाते हैं, उसको खाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के पहनावे की। तो यहाँ के जो पहनावा होता है उसमें क्या होता है, पाट और मूगा की मेखला होती हैं। पाट और मूगा की मेखला चादर होती हैं जो लोग यहाँ के लोग पहनते हैं। तो ये बात हुई किसकी, असम की। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात करते हैं हम गुजरात की। तो अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में जो ऊंधियू है काफ़ी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं ऊंधियू की। ऊंधियू क्या होता है, ऊंधियू का अर्थ ही होता है उल्टा। अगर बात करते हैं ऊंधियू की तो गुजराती में इसका अर्थ होता है उल्टा। होता क्या है, सर्दियों में ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऊंधियू कहते हैं। आगे बात करते हैं गुजरात के 2 स्टेशन की, वलसाड़ और अहमदाबाद। अगर हम गुजरात जा रहे हैं और गुजरात में वलसाड़ स्टेशन पड़ता है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें खाने के लिए काफ़ी फेमस हैं, इनके नाम जान लीजिएगा। जैसे बटाटा वड़ा हुआ, पूरी साग हुआ, दूध हुआ। तो प्रश्न ये ऐसे आता है एग्ज़ाम में कि अगर मान लीजिए हम गुजरात के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में एक वलसाड़ स्टेशन पड़ रहा है तो वहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए मिलेंगी। तो अगर हमें चीज़ें याद होंगी तो हम अच्छे से बता सकते हैं कि क्या वहाँ पे खाने को मिलेगा। ऐसे ही बात करते हैं हम अहमदाबाद की। तो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और अहमदाबाद जा रहे हैं तो अहमदाबाद में क्या चीज़ें फेमस है खाने वाली, उनके नाम नोट कीजिएगा। ढोकला हुआ, चटनी हुई और नींबू हुए। नींबू वाले चावल काफ़ी फेमस है वहाँ पे, है ना। तो अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो मतलब आप कहाँ पहुँच गए हैं, अहमदाबाद पहुँच गए हैं। तो ये बात हुई गुजरात की। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में कचनार के जो फूलों की सब्जियाँ काफ़ी फेमस है, लोग काफ़ी खाते हैं। बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की क्या बनती हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं। अगर बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम में मामली त्रांडा काफ़ी फेमस है। ये मामली त्रांडा क्या होता है, आम पापड़ होता है। इसको बोलते हैं क्या हम, आम पापड़ होता है। ठीक, ये बात हो गई आम पापड़ की। तो काफ़ी फेमस है, यहाँ के लोग काफ़ी आम पापड़ खाते हैं। इसको बोलते हैं आमली त्रांडा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, तो आगे देखते हैं। तो प्रश्न दिया गया है 73 नंबर, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से काफ़ी भिन्न है। तो वो केरल में कौन से वृक्ष को देख रही है, नारियल के। हमने बताया था आपको केरल में नारियल के वृक्ष काफ़ी फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। भाई इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अगर करी में उबला हुआ ट्रैपियोका पड़ा हुआ है, नारियल की करी बनी हुई है, तो आप जानते हैं नारियल और ट्रैपियोका कहाँ का फेमस है, केरल का। तो यहाँ पे पहला विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाते हैं। तो यहाँ पे अगर नारियल है तो ये मत सोचिएगा कि नारियल है तो केरल होगा। यहाँ पे बात हो रही समुद्री मछली की, तो क्या होगा यहाँ पे, गोवा होगा, है ना। अगर समुद्र की मछली होती तो कश्मीर, मतलब कि वो समुद्री मछली नहीं होती, मतलब मछली होती और साथ में सरसों का तेल होता, वहाँ क्या होता, वहाँ पे कश्मीर होता। तो यहाँ पे गोवा सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है। तो भाई गेहूँ बीज है, काली मिर्च में बीज होता है, सौंफ भी बीज है, लेकिन साबूदाना बीज नहीं होगा। यहाँ पे सी विकल्प गलत है। आगे बढ़ते हैं 87 प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है। तो पहला दिया गया है हांगकांग। आपको याद होगा कि हांगकांग के लोग सांप खाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पाँचवा दिख गया हमें, पकाया हुआ सांप। तो पहले का क्या होगा, पाँचवा होगा। केरल के लोग क्या खाते हैं भाई, केरल के लोग खाते हैं किसी भी करी के साथ उबला हुआ क्या खाते हैं,
ट्रैपियोका खाते हैं। अब बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में क्या होता है, सरसों के तेल में बनी हुई हम मछली खाते हैं। अब बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में क्या है, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले का पांचवा होगा और दूसरे का पहला होगा और तीसरे का दूसरा होगा, चौथे का तीसरा होगा। देख लेते हैं भाई विकल्प मिल रहे हैं हमको। तो यहाँ पे हमारा पहला ही विकल्प सही होगा, पहले का पांचवा, दूसरे का नहीं, यहाँ पे पहला नहीं सही होगा, यहाँ पे दूसरा सही होगा। पहले का पांचवा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है, इन पौधों में पत्तियाँ हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। भाई बीज से तेल प्राप्त किया जाता है किसके, सरसों के, है ना। तो यहाँ पे सरसों सही होगा क्योंकि सरसों के बीज से तेल बनता है। और आप जानते हैं तेल में मछली कौन खाता है, कश्मीर के लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ जैसे टोपियोका, नारियल, भाई टोपियोका है, नारियल है तो केरल होगा, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे केरल क्या है, सही होगा। 72 में हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। भाई सांप कौन खाते हैं, हांगकांग के लोग खाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी विकल्प सही होगा। तो भाई ये बात हुई कुछ व्यंजन की जो काफ़ी फेमस थे, आप जिनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से आपको एक एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं हम सब्जियों की। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, मिर्च की। तो अगर हम बात करते हैं मिर्च की, तो जो मिर्च होती है ये कहाँ से आई है, मिर्च आई है ये भारत में पुर्तगाली देश के व्यापारी लेके आए हैं। और कहाँ से लेके आए हैं, ये दक्षिण अमेरिका से लेके आए हैं। तो मिर्च के बारे में आप नोट कर लीजिएगा कि मिर्च जो है भारत में पुर्तगाली देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। आगे बात करेंगे हम भिंडी और कॉफ़ी की। जैसा कि आप जानते हैं कॉफ़ी कहाँ की फ़ेमस है, अफ्रीका की, है ना। तो भिंडी और जो कॉफ़ी है ये अफ्रीका से आई है। ऐसे बात करते हैं सोयाबीन की। जो सोयाबीन है ये सबसे पहले कहाँ आई है, सबसे पहले चीन से आई है। फिर चीन से इसको लाया गया, अगर बात करते हैं चीन से इसको लाया गया अमेरिका। फिर अमेरिका से कहाँ लाई गई, हमारे भारत में ये लाई गई। तो ये बात हुई मिर्ची की, भिंडी और कॉफ़ी की, सोयाबीन की। एक और रहेगा यहाँ पे गोभी और मटर। गोभी और मटर काफ़ी महंगी होती हैं, तो ये कहाँ की हैं, ये यूरोप से आई हैं। ये कहाँ से आई हैं भाई, ये यूरोप कंट्री से हमारे भारत देश में आई हैं। जिसको नोट कर लीजिएगा, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है, कई बार आया हुआ है। तो ये बात हुई सब्जियों की। आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई प्रश्न दिख रहा है, पहला प्रश्न, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए होता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे, है ना। तो भाई कहाँ से आए थे, तो यहाँ पे होगा हमारा सी विकल्प, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है। अब कौन लाया था, तो आप जानते हैं कौन लाए थे, पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। कौन लाए थे भाई, ये लाए थे पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे। कहाँ लाए थे, दक्षिण अमेरिका में। फिर दक्षिण अमेरिका से ये हमारे यहाँ आई। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजाभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो पहला है घास पौधा नहीं है, तो गलत है क्योंकि भाई घास भी क्या होता है, पौधा होता है। अगला है कुछ सब्जियां फल होती हैं, तो सही है भाई, कुछ सब्जियां फल भी होती हैं, जैसे कि बात करें हम टमाटर की, है ना। अगला है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, तो गलत हो गया भाई, भाग होते हैं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे दूसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाज़ार में इकट्ठी की गई हैं, निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज है। तो भाई बीज आलू के अंदर,
बीज नहीं होता है तो आलू को हम काट देंगे हम। टमाटर के अंदर क्या होता है, बीज होता है। नाशपाती के अंदर भी क्या होता है, बीज होता है। चीकू के अंदर भी बीज होता है। भिंडी के अंदर बीज होता है। करेला के अंदर बीज होता है। प्याज के अंदर बीज नहीं होता है, काट देंगे हम। खीरा के अंदर बीज होता है। तो यहाँ पे क्या विकल्प सही होगा, यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा कि टमाटर है, नाशपाती है, चीकू है, भिंडी है, करेला है और खीरा है, इसमें क्या होता है, बीज पाया जाता है। आलू में और प्याज में बीज नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम बात करेंगे फसल की। फसल में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे झूम खेती की, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही आती है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। तो अगर हम बात करते हैं झूम खेती की, तो जैसे कि जानते हैं जो झूम खेती होती है मुख्यतः कहाँ पे होती है। अगर बात करें हम नक्शे की, तो ये क्या हो गया भाई, ये उत्तर हो गया और ये क्या हो गया भाई, ये पूर्व हो गया। तो पूर्व और जो हमारा पूर्व और उत्तर का क्षेत्र है या उत्तर और पूर्व का क्षेत्र है, जो मेघालय का क्षेत्र है, मिजोरम का क्षेत्र है, मुख्यतः वहाँ पे क्या होती है, झूम खेती होती है। कौन सी खेती होती है, झूम खेती होती है। मुख्यतः ये कहाँ पे होती है, मिज़ोरम में होती है। इसके बारे में आप नोट कीजिएगा भाई। मिज़ोरम में क्या है, जो संसाधन है, जो भूमि संसाधन है, काफ़ी कम है। तो इसके लिए वहाँ पे जो सिस्टम अपनाया जाता है, लॉटरी सिस्टम। अब लॉटरी सिस्टम क्या होता है भाई, भूमि कम है वहाँ पे और लोग ज़्यादा हैं, तो इसको देखने के लिए वहाँ पे लॉटरी सिस्टम अपनाते हैं कि पूरा समुदाय एक लॉटरी सिस्टम अपनाता है। उसमें क्या होता है, जिसका नाम आता है उसको दी जाती है ज़मीन। फिर ज़मीन पे वो रखवाली करता है, जोतता है और अन्न का उत्पादन करता है। तो ये क्या होता है, लॉटरी खेती होती है, जो कि मिज़ोरम में काफ़ी फेमस है और लगभग 3/4 लोग इसी पर क्या हैं, आश्रित हैं। तो ये बात हुई क्या, मिज़ोरम की लॉटरी खेती की। ये क्या करते हैं, ज़मीन को साझा मानकर सब लोग बारी बारी इस ज़मीन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। सबको मौका मिलता है और लगभग 3/4 लोग क्या हैं, यहाँ के लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं हम झूम खेती की। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो भाई झूम खेती जो होती है काफ़ी निराली होती है। इसमें क्या होता है, एक फसल कटने के बाद हम ज़मीन को कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही हम उसको नॉर्मली छोड़ देते हैं, उसमें हम खेती नहीं करते और उस जगह पे जो बांस और जंगल उग जाते हैं उनको हम उखाड़ते भी नहीं हैं। क्या करते हैं, उनको हल्का से हम गिरा देते हैं, उखाड़ते नहीं हैं, हल्के से गिरा देते हैं, उनको जला देते हैं। और जो राख बन जाती है वही वो खाद का काम करती है ना। उर्वरक का काम नहीं करती, किसका काम करती है, खाद का। इसको भी नोट कर लीजिएगा, खाद का काम करती है, उर्वरक का काम नहीं करती है। और फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि झूम की खेती में ज़मीन को गहरा जोता जाता है, तो गलत होगा वहाँ पे। यहाँ पे हम खेत को जोतते नहीं हैं, बस हल्के से हिला देते हैं और बीज को हम छिड़क देते हैं। और सबसे ख़ास बात ये होती है झूम खेती की, यहाँ पे हम एक के साथ कई फसलों को भी हम उगाते हैं। तो ये बात हुई झूम खेती की। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है झूम खेती के चरण। तो कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, पहाड़ी इलाके के किसी टुकड़े को साफ़ करना। ये क्या करते हैं, पहले पहाड़ी इलाके के टुकड़े को साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे वहाँ पे, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट है कि कटे हुए झाड़ पेड़ पौधों को फरवरी मार्च में सूखने के लिए ये छोड़ देते हैं। उसके बाद अप्रैल मई में सूखे झाड़ पेड़ पौधों की निगरानी में इसको जलाते हैं। भाई ध्यान दीजिएगा, जलाना कहाँ होगा, निगरानी में, वरना कहीं आग भी लग सकती है। इसके बाद ज़मीन की जुताई होती है। जुताई बहुत हल्की सी होती है, इसको हिलाते हैं, ज़्यादा जुताई नहीं करते हैं। बाद में वहाँ पे एक बीज बोया जाता है जो कि 2 से 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है। फिर लास्ट में हमारा बिहू त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ पे बिहू नृत्य भी किया जाता है। तो ये पूरा चरण है झूम खेती का, इसको आप नोट कर लीजिएगा या हम PDF आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई अगला प्रश्न दिया गया है, काफ़ी लंबा सा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। तो दिया गया है 62 नंबर, एक फसल को कटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस फसल में बांस
अन्य खरपतवार जो भी उग जाते हैं उन्हें उखाड़ नहीं जाता है, बस काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरा बनाती है। ये क्या करती है? उपजाऊ बनाती है। जब यह भूमि खेत के लिए तैयार हो जाती है तो इसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है और बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कौन सी खेती होगी? ये होगी सी, यानी कि झूम खेती। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती या झूम खेती की जाती है? तो हमने बताया था आपको, कौन सा क्षेत्र था? पहला हमारा उत्तर पूर्व वाला ये क्षेत्र हमारा, यहाँ पे क्या होती है? झूम खेती या फिर स्थानांतरित खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न काफ़ी बढ़िया है, पिछली बार आया था, इसको ध्यान दीजिएगा। 2019 का ही प्रश्न है ये। प्रश्न है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी लोगों का यह प्रश्न गलत हुआ था, काफ़ी बढ़िया प्रश्न भी था ये, तो ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है, एक फसल को प्राप्त करने मतलब कटने के बाद ज़मीन को कुछ वर्षों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो भाई ये बिल्कुल सही है, झूम खेती की बात हो रही है यहाँ पे। अगला है, इस जगह पे जो बांस खरपतवार जंगल उग जाते हैं उन्हें उखाड़ कर जला देते हैं। तो भाई हमने आपको बताया था, उखाड़ कर नहीं जलाते हैं, बस हम हल्के से उसको गिरा कर या काट कर जला देते हैं। तो ये विकल्प गलत हो गया। अगला है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख खाद की तरह काम में ले आते हैं। तो वो खाद की तरह काम में नहीं आती है, वो उर्वरक के रूप में वो खुद उसको वो उर्वरा शक्ति बढ़ाती है ना, ये खाद के रूप में उसका काम नहीं करते हैं। आगे क्या है, जब इसी ज़मीन में खेती की बारी आती है तो इसे बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है। तो ये भी गलत हो गया, गहरा नहीं जोता जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं विकल्प हमारे। तो यहाँ पे पहला वाला दिया गया है, बिल्कुल सही है, केवल ए ही सही है। ये विकल्प एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, इन्होंने आयोग ने भी ए को ही माना हुआ है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। पहला ही विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, बाकी सारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मिज़ोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। बात होती है झूम खेती की जो मिज़ोरम में की जाती है। तो पहला विकल्प क्या है? एक फसल को कटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। भाई काट कर जलाते, उखाड़ कर नहीं जलाते हैं भाई। चलिए बात तो सही है, ये भी सही है। अगला है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई करते हैं। ये गलत हो गया यहाँ पे। एक ही खेत में 3 से 4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, हमने बताया था आपको, ये भी सही है। अगला है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। ये गलत हो गया यहाँ पे। तो पहला सही है हमारा, दूसरा सही है और चौथा सही है। देख लेते हैं विकल्प हमारा। तो क्या होगा यहाँ पे? हमारा बी होगा, पहला दूसरा चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हाँ, ये चीज़ रह गई थी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाल के। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासियों को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा या पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट या इकाई, जिसे हम क्या कहते हैं? टिन कहते हैं, आवंटन की जाती है। अब बात करते हैं टिन क्या है। तो टिन एक मात्रक होता है। मान लीजिए एक डिब्बा है, डिब्बे में काफ़ी बीज रखे हैं, तो बीज को हम एक भूमि पर छिड़केंगे और वो जो अधिकतम एरिया होगा वो एक टिन कहलाएगा, जहाँ पे हमने उन डिब्बे के बीजों को फैलाया हुआ है। तो विकल्प में देखते हैं यहाँ पे कौन सा बेहतर विकल्प होगा हमारा। पहला क्या है? यह भूमि की जिसकी बीमाएँ, ऐसा नहीं है बीमा फिक्स नहीं होती है इनकी, ये गलत हो गया हमारा। दूसरा क्या है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। ये सही है ना? एक टिन बीज जहाँ बोएगा वो जो पूरा क्षेत्र होगा वो क्या होगा? एक टिन भूमि कहलाएगी। अगला क्या है? वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। ये गलत है ना? अगला क्या है? वह भूमि का मात्रक है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे दूसरा विकल्प ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है 78 नंबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्या कह रहा है? कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो भाई बार बार धान की फसल उगाएगा तो उर्वरता क्या होगी? कम होगी और भूमि क्या होगी? बंजर हो जाएगी। तो यहाँ पे सी विकल्प क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब बात करते हैं जंगल अधिकार कानून 2007 की। इसके बारे में 2 बार प्रश्न आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यह जो अधिकार बनाया गया है ये आदिवासियों के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं इस अधिनियम की, इस कानून की।
तो जो लोग कम से कम 20 नहीं कहेंगे, हम 25 कहेंगे, जो लोग लगभग 25 साल से एक ही जंगल पे रहते हैं और वहाँ चीज़ों की पैदावार करते हैं, चीज़ों को बोते हैं, तो क्या होता है, उन आदिवासियों की या उन मनुष्यों की वहाँ पर हक हो जाता है, उन चीज़ों पर उनका वहाँ का हक हो जाता है। ये हमारा जंगल अधिकार कानून है जो कि 2007 में आया था। तो यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली सभी चीज़ों पर हक होता है। और जंगल बचाने का काम कौन करता है? उनकी ग्राम सभा करती है। जो ग्राम सभा होती है उनके जंगल बचाने का कार्य करती है। तो ये बात हुई किसकी? जंगल अधिकार कानून जो कि 2007 में आया था। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न दिया है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। तो इसका विकल्प जानते ही होंगे आप लोग, क्या होगा? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो हमारा कंटेंट था कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम पेडागोजी की, शिक्षा शास्त्र की। तो शिक्षा शास्त्र में भोजन के कुछ प्रश्न हैं जो हम करवाएंगे आपको। 5 से 6 प्रश्न होंगे। अगर आप ये कर लेंगे अच्छे से, तो ये मान लीजिए भोजन से कोई भी ये शिक्षा शास्त्र में प्रश्न आता है, शैक्षिक मुद्दे से प्रश्न आता है, आप ज़रूर कर पाएंगे। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न की, ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं भोजन के शिक्षा शास्त्र की। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? भाई वो बच्चों का क्या कर रहा है? सामूहिकरण कर रहा है। तो पहला क्या है? पहला विकल्प है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन कर रहा है। बिल्कुल बात सही। कोई भाई बच्चों का समूह बना रहा है तो वो क्या होगा? सहपाठी अधिगम को बढ़ावा दे रहा है कि बच्चे साथ साथ पढ़ें, पीयर असेसमेंट करें। अगला क्या है? वह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार कर रहा है। बिल्कुल सही, ये भी सही होगा। अगला क्या है? समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका। ये नहीं है कि आप बिना बोझ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। चौथा है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था कि अनुशासन एक निगेटिव वर्ड होता है, हमें अनुशासन बनाना ही नहीं है। तो पहला और दूसरा विकल्प क्या होगा? सही होगा। देख लेते हैं यहाँ पे विकल्प में, केवल ए और बी यानी कि पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अब देखिएगा, बात हो रही सर्वोत्तम विधि की। तो सभी विधियां होंगी लेकिन हमें बात करनी सर्वोत्तम की। तो पहला है, विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाना। फ्लैश कार्ड से बच्चा चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चा मिलके साथ में चीज़ों को सीखेगा, दैनिक जीवन से जोड़ेगा, तभी चीज़ों को सीख पाएगा। यहाँ पे फ्लैश कार्ड दिखाने से बच्चा सीख नहीं पाएगा। अगला क्या है? हमारे देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए गए या खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में शिक्षार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य दें। ये सही हो सकता है क्योंकि बच्चा क्या है, आपस में मिलके चीज़ें सीखेगा। सभी बच्चे क्या करेंगे? परियोजना पे काम करेंगे और अपने अपने एरिया के भोजन के बारे में सूचना लेके आएंगे, जानकारी लेके आएंगे। तो यहाँ पे ये विकल्प सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं बाकी विकल्प भी। तो बाकी विकल्प में क्या है? अगला कह रहा है, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उस पर चर्चा करें। तो ये गलत हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ये हम नहीं करेंगे हम। अगला क्या है? विद्यार्थियों से ये कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो सूचना एकत्रित करना भी गलत हो गया। तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है 83 नंबर। शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित एक प्रकरण से परिचित करना चाहती है। उन्हें डैश क्या दिया है? पहला है, श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का
आलेख बनाना चाहिए। तो भाई आलेख नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी समय ख़राब होगा, बच्चे शैतानी भी करने लगेंगे। तो ये विकल्प क्या होगा, गलत हो गया। अगला है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तो भाई बच्चा क्या उदाहरण से नहीं समझेगा, उसको चीज़ों को दिखानी पड़ेंगी हमें। अगला क्या है, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग। हमने पहले ही आपसे कहा था फ्लैश कार्ड का प्रयोग नहीं करना है, चार्ट का प्रयोग नहीं करना है और हमें ब्लैक बोर्डिंग भी नहीं करनी है। तो अगला क्या है, हमें लास्ट विकल्प है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उनके बारे में व्याख्या करें। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा क्या है अवलोकन के माध्यम से अपने भोजन को देख रहा है और सीख रहा है। इससे ये होगा कि बच्चा चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा तो अच्छे से बेहतर तरीके से सीख सकेगा। यहाँ पे ये विकल्प सही है। और नोटिस इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही विकल्प आपको लगभग हर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो भोजन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लगभग मिलता रहता है हर प्रश्न में। कई प्रश्न आते हैं जिसमें यही उत्तर सही होता है। तो अगला प्रश्न है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो पहला क्या है, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृति के बारे में भोजन को दर्शाने वाले चित्र का उपयोग करके। हमने बताया था आपका चित्र का हमें चार्ट का उपयोग नहीं करना है। अगला है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों को उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों के सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये सही हो सकता है ना, क्योंकि बच्चा क्या है भोजन से जुड़ गया है, तो ये विकल्प सही होगा। बाकी विकल्प क्या होंगे, गलत होंगे। तीसरा देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन में विषय में दी गई जानकारी को विस्तृत करना भी क्या होगा, गलत होगा। अगला क्या है, किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी का आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के बारे में भोजन का प्रदर्शन करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी सही है, क्योंकि बच्चा क्या है अपने भोजन के बारे में जानता है और उसके बारे में व्याख्या आसानी से कर सकता है। अगला क्या है, बात होती है पोषण की। कक्षा में पोषण प्रकरण को परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला है मानव दांतों का प्रतिरूप बनाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया भाई, क्योंकि दांतों का प्रतिरूप दिखा के बच्चों को हम क्या सिखाना चाहते हैं, पोषण के बारे में कि पोषण कैसा होता है। तो ये गलत हो गया। विद्यार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना, बाद में शिक्षक इसकी क्या करेगा, व्याख्या करेगा। यही विकल्प सही होगा, आपने पिछले 2 प्रश्न में भी देखा हुआ है। अगला है पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना। तो उदाहरण देना भी क्या होगा, गलत होगा। और श्याम पट्ट पर चित्र बनाना तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। पहला विकल्प है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ये भाई गलत हो गया, बच्चे पढ़ने आते हैं कि आराम करने आते हैं। अगला है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित सर्वदर्श सामग्री का उपयोग करेंगे। ये विकल्प सही हो सकता है, क्योंकि बच्चा क्या है सर्वदर्श सामग्रियों पर रुचि लेता है, उनको देखेगा और सीखने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे ये सही हो सकता है। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, तो हम प्रकरण को तुरंत बदलेंगे भी नहीं, क्योंकि हम अध्यापक हैं। जिस प्रकरण को हम पढ़ाएंगे, भले ही अपनी हमें विधियाँ बदलनी पड़े, लेकिन हमें कभी भी पाठ को नहीं बदलना है, हमें वही पाठ को पढ़ाना है। अपनी विधियों को बदल सकते हैं हम। अगला क्या है बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि बात हो रही पढ़ाई की। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सबसे बढ़िया होगा, यही विकल्प हमारा सही होगा। अब बात करते हैं हम अंतिम प्रश्न की। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, देखिएगा। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती, क्योंकि कारण क्या है। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा हमारा, देख लेते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है और एंजाइम की जो क्रिया होती है तेज़ हो जाती है। यही विकल्प सही होगा, बाकी आप देखे भी नहीं, गलत है वो। तो ये हमारा पूरा भोजन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने कंटेंट के साथ में आपको प्रैक्टिस भी कराई, साथ में शिक्षा शास्त्र के बारे में बताए। अब ये मान लीजिए अगर आपने ये पूरा लेक्चर हमारा लिया होगा, तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये आपका लेक्चर आज कंप्लीट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक ज़रूर। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप हमारे लेक्चर को
सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारा कंटेंट आप एक साथ पा जाएँ, कहीं रिटन फॉर्म में मिल जाए आपको, तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। हमारे जो नोट्स हैं ये आपको PDF में भी मिल सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी मिल सकते हैं। हमारे पास सीटेट प्राइमरी के भी नोट्स हैं, सीटेट पेपर 2 के चाहे SST का हो चाहे साइंस का हो, पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको। साथ में सुपर टेट के भी नोट्स हैं, ये आपको नोट्स हमारे PDF में मिल सकते हैं, साथ साथ आपको ये नोट्स हार्ड कॉपी में भी मिल सकते हैं। तो अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो आप PDF के साथ साथ हार्ड कॉपी दोनों ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, जो हमारे नोट्स हैं हार्ड कॉपी में आपको प्रीपेड भी मिल सकते हैं, साथ में ये आपको COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। दोनों ही मोड में आपको हम नोट्स दिलाते हैं। अगर आप चाहते हैं पैसे आप पहले जमा करके नोट्स मंगा सकते हैं, या फिर आप पैसे बाद में भी, मतलब नोट्स मिलने के बाद भी अगर पैसे आप दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नोट्स आपको PDF के साथ साथ हार्ड कॉपी दोनों में मिल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इन नोट्स की क्वालिटी की, तो अगर हम बात करें नोट्स की, तो ये जो नोट्स है काफ़ी बेहतर है। पिछले 2 वर्षों से काफ़ी बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। लगभग हज़ारों बच्चों ने हमारे नोट्स से पेपर पास किया हुआ है। बात करते हैं पिछले साल के स्कोर की, तो लगभग 127 नंबर हमारे यहाँ सीटेट में हाईएस्ट गया था, और हमारे भी 123 नंबर हमारे भी हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ बेहतर करना, तो नोट्स हमारे एक बार ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप एक बार द्रोणाचार्य से जुड़ गए हैं तो हम चाहते हैं कि आप उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पर पहुँचने में लोगों को कठिनाई होती है। हम आपको साधारण तरीके से और अच्छे से आपको वहाँ पर लेके जाएंगे। तो अगर आप हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आपने नोट नहीं लिया हुआ है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ में ये भी दिया गया है यहाँ पे स्क्रीन पे। आप नोट कर सकते हैं, हमारे नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतर होगा आपको ये नोट्स, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप हार्ड कॉपी के साथ साथ PDF भी ले सकते हैं, या PDF या हार्ड कॉपी दोनों ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतर रणनीति के साथ में, कुछ बेहतर तकनीकों के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।